1978 में सिर्फ 2000 से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय सलाखों के पीछे पहुंच गए? और क्या है वो सहारा स्कैम जिसने देश का 13 करोड़ लोग यानी कि भारत की लगभग 11% आबादी के साथ धोखा किया? सुब्रत रॉय सहारा 12 लाख परिवार का सहारा, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जिसे पैसे से पैसे बनाने में महारत हासिल थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी महारत बेकार हुई। दोस्तों, सहारा के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी, और इस कंपनी की शुरुआत हुई गोरखपुर के एक छोटी सी जगह से। स्टार्टिंग में सहारा के मालिक सुब्रत रॉय सहारा अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे, और उसी काम को करने के दौरान उनकी जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब तबके के लोगों और चाय या सब्जियां बेचने वालों से हुई। और उन्होंने देखा कि ये लोग हर दिन जो भी कमाते हैं वो सारा खर्च हो जाता है, और इनके लिए कम पैसे में सेविंग करना कितना मुश्किल है। और फिर इसी लोगों को ही सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वो हर रोज 1 रुपए उनके पास जमा करे, बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएंगे। लोगों को कंपनी का ये मॉडल बहुत पसंद आया, और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने में सफल हो गई। अब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर कई और इन्वेस्टर को भी इस ग्रुप में जोड़ता गया, और इस तरह काफी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे, और वो समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी कराना हुआ या फिर अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट बनाने के खातिर जगह जगह पर कैंपेन चलाना हुआ। और दोस्तों, इन सभी कदम से उन्होंने गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक हर किसी के बीच एक पॉजिटिव इमेज बना ली थी, और वो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर कई सारे सेक्टर तक फैल गई थी। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 बेहद लग्जरियस होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक है। इसके अलावा सुब्रत रॉय के पास मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ और देश के अलग अलग 10 शहरों में 764 एकड़ जमीन हो गई थी। साथ ही उन्होंने खुद की एक आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई, और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी वो सालों तक स्पॉन्सर करते रहे। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी सहारा सिटी। जी हाँ, इन्होंने पूरा शहर बना दिया था जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, 124 सीटें सिनेमा थिएटर के साथ साथ हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप। लगभग हर तरह की सुविधा जो एक बेहतरीन और डेवलप सिटी में होनी चाहिए वो सहारा सिटी में मौजूद थी। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर एम्बेवले सिटी नाम की एक टाउनशिप डेवलप की, जो कि 10,600 एकड़ में फैली हुई है, और इस टाउन में करीब 800 ऐसे लग्जरियस बंगले हैं जिसकी कीमत 5 से लेकर 20 करोड़ के बीच में है। यहाँ 3 मेन मेड लेक्स बनाई गई है। इसके अलावा कई लग्जरी रेस्टोरेंट, 1300 यार्ड का एयरपोर्ट और मूवी हॉल के जैसी कई तरह की हाई क्लास फैसिलिटी इस टाउन में अवेलेबल कराई गई थी। और दोस्तों, उस टाइम सुब्रत रॉय बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार और देश के पावरफुल लोगों के बीच काफी फेमस थे, और उनसे उनके काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। इसलिए इस एम्पायर को खड़ा करने में उनका काफी। लेकिन फिर सहारा पर पहली बार मुसीबत साल 1996 में तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ी, और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसा इन्हीं लोगों के थ्रू आता है। अब अपना नाम आने पर इन नेताओं को एक्सपोज होने का डर लगने लगा, इसलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करा दिया गया। और दोस्तों, इस तरह से सहारा पर आया ये पहला खतरा टल गया और कंपनी वापस से पहले की तरह ही काम करने लगी।
हालांकि आगे चलकर एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट सैचुरेटेड हो गई और सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एक जगह पर आकर थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी और यहाँ से वो लोग ज्यादा होने लगे जिन्हें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालने थे। इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की तंगी से गुजरने लगी। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत रॉय ने कंपनी का IPO लाने के बारे में सोचा और बस यही से कंपनी और सुब्रत रॉय के बुरे दिन शुरू हो गए। एक्चुअली 30 सितंबर 2009 को कंपनी ने अपने IPO के लिए सेबी में DRHP दाखिल किया। बेसिकली DRHP एक तरह से कहा जाता है कंपनी का बायोडेटा, जिसमें उससे जुड़े सारी अहम जानकारियां मेंशन की गई होती है, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सेबी कंपनी को IPO लाने का परमिशन देती है। अब जब सेबी ने सहारा के DRHP को पढ़ा तो फिर उसे इसकी दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई थी और इस दौरान 25 दिसंबर 2009 और 9 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया था कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रही है और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने इस दोनों कंपनी की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इन दोनों कंपनी ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। OFCD यानी ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब जो लोग नहीं समझते उन्हें बता दे कि ये एक तरह का डेड सिक्योरिटी होती है, जिसमें OFCD पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उन पूरे पैसों से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब OFCD इश्यू करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए OFCD इश्यू करती है तो फिर उसे इसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वह अगर 50 से ज्यादा लोगों के लिए OFCD इश्यू करती है तो फिर वहां से उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों सहारे ने तो सेबी से इस बारे में कभी परमिशन ली ही नहीं और इलीगल तरीके से OFCD के जरिए लोगों से पैसे जुटाती रही, जिसके बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनीज को इन्वेस्टर के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। अब दोस्तों सहारा इस ऑर्डर से इनकार करते हुए सेबी की शिकायत करने इलाहाबाद कोर्ट पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेबी के ही फैसले का समर्थन किया और सहारा को सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा। अब हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा से उनसे जुटाए गए फंड के सोर्सेस के बारे में सबूत मांगे तो फिर सहारा सुप्रीम कोर्ट को भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोनों कंपनीज को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर का पैसा 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी कहा गया था कि सहारा सेबी को सारे OFCD होल्डर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करे और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें इन्वेस्टर की डिटेल्स मौजूद थी। लेकिन दोस्तों इन फाइल्स में भी सभी इन्वेस्टर की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे, पर कंपनी ने 5,120 करोड़ की अपनी पहली किस्त तो जमा करवा दी, लेकिन वो बाकी की इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकाम रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और एसेट को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो पेरोल पर बाहर निकल आए और उसके बाद से वो आज तक बाहर है। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5,120 करोड़ में से सेबी सहारा इंडिया ने इन्वेस्टर को अब तक सिर्फ 138 करोड़ ही लौटा पाए हैं और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से उसी के पास जमा है। अब दोस्तों सेबी इन्वेस्टर का पैसा क्यों नहीं लौटा पा रहा, इसके पीछे की वजह यह है कि डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर का डेटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों हालात ये है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर को पैसे लौटा पा रहा है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहा है। अब यहाँ सहारा ग्रुप का कहना यह है कि उसने सेबी के 22,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा लौटाए गए पैसों से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास
पास नहीं है और इस तरह से ये सारा मामला बीच में ही लटका पड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या फिर नहीं। वैसे आप इस काम के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।